नमस्कार दोस्तों, 26 अगस्त 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। फ्राइडे है तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा एडिटोरियल्स नहीं है आज। कौन कौन से एडिटोरियल डिस्कस करूंगा? तो ट्राई कलर कैंपेन, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भले ही आज की डेट में सरकार ट्राई कलर पे, हमारे नेशनल फ्लैग के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, लेकिन एक समय पे सरकार का जो आइडियोलॉजिकल मेंटल था आरएसएस, वो नेशनल फ्लैग के अगेंस्ट था। ये पास्ट को कोट कर रहे हैं ऑथर, इस आर्टिकल को देख। फिर एक आर्टिकल इंडिया की क्या पॉलिसी है रोहिंग्यास को लेके, इसके बारे में बात कर रहा है। एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके एक आर्टिकल है, तमिलनाडु से एक अपडेट निकल के आ रही है, इसको देखेंगे। और रशिया यूक्रेन वॉर में मॉस्को और कीव के बीच में जो कम्युनिकेशन लाइंस है वो ओपन होनी चाहिए। फ्रीबीज के बारे में ज्यादातर बातचीत कर चुके हैं। और एक आर्टिकल ओवरऑल पॉलिटिक्स को लेके है कि असेंबली इलेक्शंस में मुनुगोड़े में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या चल रही है, तो मुझे बहुत रेलेवेंट नहीं लगा, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं। करंट अफेयर्स में देखा जाए तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रिस्पेक्ट में जो रिसेंटली ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दो फैसेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करने के लिए तैयार हो गया। इसको देखेंगे। भैया पेगासस स्नूपिंग के रिस्पेक्ट में जो कमिटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस कमिटी की कुछ रिकमेंडेशंस निकल के आ रही है, वो क्या है इसको देखेंगे। अग्निपथ स्कीम के रिस्पेक्ट में दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट पिटीशन देश भर की हाई कोर्ट में फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस पर्टिकुलर केस को देखेगा। ये आपको बताऊंगा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन साहब जल्दी ही डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमएलए, और एमएलए की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो गया तो चीफ मिनिस्टर की भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, ये देखेंगे। इंडिया यूएस ड्रिल्स को ऑब्जेक्ट किया है चाइना ने, बॉर्डर पैक्ट्स को ओवरऑल कोट करते हुए, इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। और इंडिया बांग्लादेश मिनिस्टीरियल लेवल मीट होने वाली है वाटर शेयरिंग पे, और उसके बाद जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना जी, वो भी इंडिया में आएंगी, मोदी जी के साथ बातचीत करेंगे। तो इतनी न्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, झारखंड के सीएम साहब को डिस्क्वालिफिकेशन फेस हो सकता है। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, रेड एक्ट। रेड एक्ट क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल मेमो विच हैज बीन रिडेक्टेड फ्रॉम 25 पेजेस टू जस्ट 1 पैराग्राफ, मतलब थोड़ा कम कर देना, पब्लिकेशन के समय पे एक बड़ी चीज को थोड़ा छोटा कर देना। सेंसर या ऑब्सक्योर कर देना किसी पार्ट ऑफ टेक्स्ट को। तो पार्ट ऑफ टेक्स्ट में 6 पन्ने, जिसमें 3 पन्ने आपको लगे कि यार कुछ बेकार लिख रखा है, तो 3 हटा दिया, तो क्या कर दिया? रिडेक्ट कर दिया, छोटा कर दिया उसको। ओके। पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 स्टेट लेजिस्लेचर्स के रिस्पेक्ट में, सस्पेंड इन झारखंड एज चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन में फेस डिस्क्वालिफिकेशन। तो भैया हेमंत सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर रह पाएंगे, ये बात काफी अनसर्टेन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ डिसीजन निकल के आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है अनऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा। मैं आपको बता दूं, अभी भी ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस नहीं किया है, और ना ही ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई लेटर पहुंचा है सीएम ऑफिस में, ऐसा खुद सीएम ऑफिस बोल रहा है। देखिए यहां पे सीएम ऑफिस से क्या स्टेटमेंट आई है। द सीएम इज अप्राइज्ड ऑफ सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंडिंग अ रिपोर्ट टू ऑनरेबल गवर्नर झारखंड apparently recommending disqualification of हेमंत सोरेन एज एमएलए। लेकिन यहां पे सीएमओ के पास, मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस के पास, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ आया, ना गवर्नर की तरफ से कुछ आया। हालांकि बहुत सारे जो बीजेपी लीडर्स हैं स्टेट का, उनका ये बोलना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसीजन ले लिया है कि हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से अपनी पोस्ट का इस्तेमाल किया। अभी क्या गलत तरीके से इनके पोस्ट का इस्तेमाल किया? तो ऐसा बताया जा रहा है, इट हैज बीन सेड कि जब ये माइंस मिनिस्टर्स थे 2021 में, उस समय में इन्होंने अपने नाम पे एक माइनिंग लीज ले ली थी। देखिए क्या होता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स भी अगर करप्शन करते हैं तो चीजें अपने नाम पे नहीं करते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए मैं जानता नहीं हूं, मैं जो भी बता रहा हूं आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बता रहा हूं। तो इल्जाम इनके ऊपर यह लगा है कि 2021 में पूरी की पूरी माइन की लीज हेमंत सोरेन ने अपने नाम पे ले ली, और इस बात को लेकर अभी मैटर पॉइंट आउट किया गया, तो अपने पब्लिक ऑफिस का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और इसके बेसिस पे ईसीआई इनके, आप कह लो, सस्पेंशन को एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। हालांकि हेमंत सोरेन साहब ने बोला है, ये जो बीजेपी लीडर्स हैं, उनके जो पपेट जर्नलिस्ट हैं, ये ईसीआई की रिपोर्ट को ड्राफ्ट करें, क्योंकि हेमंत सोरेन साहब का बोलना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जाएगी मान लो गवर्नर के पास, तो सील्ड कवर में जाएगी, सील्ड फॉर्मेट में जाएगी। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई डिसीजन लिया है सील्ड फॉर्मेट में, तो वो सील्ड फॉर्मेट के डिसीजन के बारे में बीजेपी को कैसे पता चल गया? तो इसका मतलब तो ये है कि गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का इस्तेमाल हो रहा है। हेमंत सोरेन साहब ने ये ओपनली बोल दिया। फिर हेमंत सोरेन साहब के एक क्लोज एड है प्रेम प्रकाश, इनके यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ी, AK-47 की 2 राइफलें और 60 कार्ट्रिजेस मिली हैं। तो इस कंटेक्स्ट में
हेमंत सोरेन साहब के रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ आज क्लियर होगा। अब यहां पे बात करते हैं कि एमएलए और एमपी का किस प्रकार से डिस्क्वालिफिकेशन होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। उसके साथ साथ लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को भी कोर्ट किया गया और यह बोला गया कोई भी एमएलए, एमपी या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर ओवरऑल उसे किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट किया जाता है, एक ऐसा क्राइम जिसमें सजा लीगली 2 साल से ज्यादा की है, तो इमीडिएटली ना वो एमएलए रहेगा, ना वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगा, ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा। तो ये था ओवरऑल आप कह लो नियम कानून। मतलब 2013 के लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि किसी भी एमएलए, एमएलसी, एमपी के अगेंस्ट 2 साल का क्राइम कन्विक्ट हो जाता है केस में, मतलब मिलॉर्ड मिलॉर्ड करके जज बोल देता है कि इज गिल्टी, हम इसको 2 साल या 2.5 साल या 3 साल के लिए जेल में डाल दें। तो उस कंटेक्स्ट में आप ये समझ लीजिए तुरंत उसकी एमएलए, एमएलसी या एमपी की सीट चली जाएगी। पहले ओवरऑल एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये सेक्शन ये बोलता था कि अगर कन्विक्ट किया भी जाता है तो ओवरऑल वो जो पर्टिकुलर एमएलए है, एमएलसी, एमपी है, वो अपील कर सकता है उस डिसीजन को 3 महीने के अंदर अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील करने वाले प्रावधान को हटा दिया, सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द आरपीए एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। अब जैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था उस समय पे 2013 में बवाल मच गया था। सारे एमपीज डिमांड करने लगे कि लॉ को अमेंड करो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करो। लेकिन उस समय पे कांग्रेस के जो लीडर थे राहुल गांधी, उन्होंने बोला कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है हम उसको मानेंगे। भले राहुल गांधी को बहुत सारी बातों की वजह से आज की डेट में उल्टा सीधा सुनाया जाता है, लेकिन अगर किसी लीडर ने कुछ भी अच्छा किया है तो उसको हमें एक्नॉलेज भी करना चाहिए। आर्टिकल 192 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 क्या बोलता है कि अगर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर से किसी को डिस्क्वालीफाई करना है एज अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 191, तो इस केस में डिसीजन कौन लेगा? गवर्नर लेगा। अब समझिए, अगर कोई सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन लिया गया, एमएलए बन चुका है, तो उसके केस में डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आपको जाना कहां पड़ेगा? गवर्नर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं हुआ है, अभी वोटिंग पड़नी बाकी है और किसी ने अपना कैंडिडेचर अनाउंस किया है, नॉमिनेशन अनाउंस किया है, वो इलेक्शन ना लड़ पाए, उसको रोकने के लिए जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में। तो अगर कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया है, इलेक्ट हो चुका है, उसको आपको कुर्सी से हटाना है, तो उस केस में आप अपनी रिक्वेस्ट लेके जाओगे गवर्नर के पास। और अगर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, अभी एमएलए बना नहीं है, तो उस केस में कहां जाओगे? हाई कोर्ट के पास जाओगे उसके डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब ने 25 अगस्त को बोला कि जो पेगासस की इंक्वायरी के लिए टेक्निकल कमिटी बनाई गई थी और जिसको 29 फोन दिए गए थे, इस टेक्निकल कमिटी ने बताया कि 29 में से 5 फोन्स इन्फेक्टेड हैं, किसी मालवेयर से इन्फेक्टेड है। अभी वो मालवेयर पेगासस है या नहीं है, इस बात की कोई क्लियर कट जानकारी नहीं है। तो वेदर द मालवेयर इज पेगासस और नॉट, ये यहां पे क्लियर नहीं है। लेकिन 29 में से 5 फोन्स में कोई ना कोई मालवेयर जरूर है, ये यहां पे पता चला है। ठीक है, ओवरऑल सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि इजरायली जो स्पाईवेयर है पेगासस, इससे सरकार ने टारगेट किया है पॉलिटिशियंस को, जर्नलिस्ट को, एक्टिविस्ट को। ये जो टेक्निकल कमिटी बनाई गई थी, इसने क्लियर कट बोला था कि सरकार इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट कोऑपरेटिव। फाइनली यहां पे रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट को 3 फॉर्म्स में रखा गया है सामने। एक तो डिजिटल इमेजेस ऑफ फोन्स एग्जामिन फॉर स्पाईवेयर इन्फेक्शन, दूसरा टेक्निकल कमिटी की रिपोर्ट, तीसरा जस्टिस रविंद्रन की रिपोर्ट। जस्टिस रविंद्रन इसके पार्ट थे। जस्टिस रविंद्रन ने साफ साफ बोला है कि भैया देश में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत है, ओवरऑल अनऑथराइज सर्वेलेंस के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी की जरूरत है, और अगर प्राइवेट फर्म्स रिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब रिजॉर्ट कर रहे हैं इलीगल सर्वेलेंस को, तो उसको रोकने की जरूरत है। तो इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो यहां पे रविंद्रन साहब ने बोला है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनानी चाहिए साइबर अटैक्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क को इंडिया में स्ट्रांग करने के लिए, ओवरऑल सिटीजन्स की कंप्लेन को रजिस्टर करने के लिए, उससे रिलेटेड सर्वेलेंस, मालवेयर के इम्प्लांटेशन को पर्सनलाइज रोकने के लिए, इन सब के लिए यहाँ पे एक्शंस लेने की जरूरत है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। देखिए क्या हुआ था कि 20 मई को अपनी इंटरिम रिपोर्ट फाइल की थी इस पर्टिकुलर टेक्निकल कमिटी ने। ठीक है, और इस कमिटी ने बोला है कि इसने खुद का प्रोटोकॉल और खुद का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया मालवेयर चेक करने के लिए। हालांकि 20 मई को एक्सटेंशन मांगा था 20 जून तक का, ताकि पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फाइल हो सके। और रिपोर्ट में मेनली 2 फैसेट्स के ऊपर पॉइंट आउट किया गया। पहली बात तो उन टेक्निकल इश्यूज के बारे में लिखाया गया है
जिनको डिजिटल फॉरेंसिक एस्पेक्ट से यहां पे इन्वेस्टिगेट किया गया और पता करने की कोशिश की गई कि किस प्रकार से पेगासस मालवेयर मोबाइल्स को इन्फेक्ट करता है। तो एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट से, दूसरा जो एस्पेक्ट है वो रिपोर्ट का, वो ये बताता है कि कैसे लॉज और प्रोसीजर को आप स्ट्रांग कर सकते हो प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, मालवेयर के इफेक्ट को कम करने के लिए। पेगासस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो पेरिस बेस्ड मीडिया नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया था कि हजारों की तादाद में फोन नंबर्स का जो डाटा है वो लीक हो चुका है। और लीक करने में कौन काम कर रहा है? पेगासस। और पेगासस किसका है? एनएसओ ग्रुप का है, जो कि एक इजरायली कंपनी है। इंडिया के अंदर यह बताया गया कि 2 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, 3 अपोजिशन लीडर्स, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, बहुत सारे जजेस, 40 जर्नलिस्ट के फोनों को टैप किया गया। 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल कमेटी बनाई और इस पर्टिकुलर कमेटी को यह बोला गया कि भाई किस प्रकार से अनऑथराइज सर्विलेंस को रोका जाए, किस तरीके से पेगासस ने यहाँ पे सर्विलेंस की, इन सब चीजों के बारे में रिपोर्ट दो। और इस रिपोर्ट के ऊपर डिटेल में यहाँ पे बातचीत की गई है। तो अभी के लिए फाइनल क्या निकल के आ रहा है? 29 फोन यहाँ पे सीज किए गए, जिसमें से 5 में मालवेयर। अभी मालवेयर कौन सा ये पता नहीं। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इंप्लीमेंटेशन डिफेंस। दिल्ली हाईकोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे अग्निपथ स्कीम। क्या है ये भाई? देखिए क्या है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि हम अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट पे स्टे नहीं लगाएंगे। अभी समझिए, दिल्ली हाईकोर्ट में ले लो, केरला, उत्तराखंड, पटना, पंजाब, हरियाणा, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल एट कोची, हर जगह पे अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट बहुत सी पिटीशन फाइल हुई है। और ये पिटीशन अलग अलग प्रकार की है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अग्निपथ स्कीम गड़बड़ है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अग्निपथ स्कीम को इंप्लीमेंट करो, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 20 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे एयरमैन के लिए 2020 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू। इनका अलॉटमेंट ऑर्डर आना था 2020 के बाद, आपको पता है कोरोना आ गया। अब उसके बाद से कोई अपडेट यहां पे निकल के नहीं आई। और नई अग्निपथ स्कीम के बाद क्या बोल दिया गया कि जो पुराना रिक्रूटमेंट हमने चालू किया था वो रद्द हो चुका है। फिर एक और कैंडिडेट है राहुल, इसने सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई किया था आर्मी रिक्रूटमेंट रैली सिरसा में 2020 में। फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था 2021 में, लेकिन उसके बाद ये रिक्रूटमेंट पोस्टपोन हो गया कोविड पैंडेमिक के चलते। तो ये सब कैंडिडेट्स क्या बोल रहे हैं कि हमारे पहले जो रिक्रूटमेंट सीजन आप शुरू कर चुके थे, कम से कम वो तो पूरे क्लियर करो, हमें तो अलॉटमेंट दो पुरानी कंडीशंस के हिसाब से। क्योंकि सरकार नई अग्निपथ स्कीम को लाने के बाद पुराने सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कि इनिशिएट किए गए थे उसको रद्द कर चुकी है। तो कई पिटीशंस तो इस बेसिस पे आई हैं कि जो पुराने रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किए गए तो उनको पहले पूरा खत्म करो। एक तो ये बात है। दूसरा, ओवरऑल अग्निपथ स्कीम गलत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखो तो एडवोकेट हर्ष अजय सिंह क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ 4 साल के टेन्योर से यंग मेन और वुमेन को पर्सनली और प्रोफेशनली आर्म्ड फोर्सेस के बाहर के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को झेलने की ताकत नहीं मिल पाएगी। ओके, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सक्सेसफुली टेस्ट पास कर चुके थे, अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स का वेट कर रहे थे, उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं पहुंचा। तो इन सब एस्पेक्ट्स को लेके पेटिशंस पहुंची हैं। पेटिशंस अलग अलग हाईकोर्ट में पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को बोला था कि भाई ठीक है, आप यहां पे देखो। और किसी और ने, मान लो राजस्थान हाईकोर्ट ने पिटीशन डाल रखी है, तो राजस्थान हाईकोर्ट वाला या तो उसको दिल्ली ट्रांसफर कर देगा पेटिशनर की परमिशन से, या फिर इस पिटीशन को पेंडिंग रखेगा और पेटिशनर से बोलेगा कि अपनी रिक्वेस्ट को लेकर तुम दिल्ली हाईकोर्ट चले जाओ। तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को अथॉरिटी डेजिग्नेट किया है कि हाँ भाई, अग्निपथ से रिलेटेड सारी बातचीत, सारे डिसीजन अभी के लिए कौन लेगा? दिल्ली हाईकोर्ट लेगा। और दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई देखिए, हम ओवरऑल अग्निपथ स्कीम के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को नहीं रोक सकते, ठीक है ना। तो अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोकने से मना कर दिया है यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट। मतलब अग्निपथ स्कीम का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू रहेगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके अगेंस्ट अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी कम चांसेस हैं कि अग्निपथ स्कीम के ऊपर रोक लगे, क्योंकि एक सरकारी स्कीम है और सरकार ने सारे लीगल पैरामीटर्स के अंदर इसको टेकअप किया है। हाँ, ये अलग बात है कि पेंशन जैसी और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हाथ से चली जा रही हैं, एक आप कह लो एश्योर्ड कैरियर बहुत सारे लोगों के हाथ से निकला जा रहा है, तो इस बात को लेके लोगों के अंदर एप्रीहेंशन है। लेट्स सी फाइनली क्या निकल के आता है। फिर अगला, सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू पीएमएलए ऑर्डर ऑन 2 एस्पेक्ट्स। जीएस पेपर 2 जुडिशरी में काम आएगा। देखिए, 27 जुलाई को जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो भी ताकतें दी गई हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो पीएमएलए एक्ट है, अगर आप बात करें तो ये 2002 का एक्ट है। इस पर्टिकुलर एक्ट में चेंजेस किए गए 2019 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत सी ताकतें, अभी ताकतें इतनी ज्यादा थी कि इन ताकतों के अगेंस्ट 240 पिटीशंस आए।
240 पिटीशंस ने बोला कि 2019 के फाइनेंस एक्ट के चलते पीएमएलए एक्ट के अंदर जो भी चेंजेस किए गए हैं वो लोगों की लिबर्टी को, प्रोसीजर्स ऑफ लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को वायलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंटरनल रिपोर्ट होती है ईसीआईआर रिपोर्ट, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जाता है ना, नॉर्मल केसेस में आईपीसी में उसको एफआईआर की कॉपी दी जाती है कि भाई देखो तुम्हारे अगेंस्ट ये एफआईआर हुई है, ताकि वो इंडिविजुअल अपने आप को डिफेंड कर सके। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईसीआईआर फॉलो करेगा, फाइल करेगा, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करेगा, इसकी कोई भी कॉपी नहीं दी जाएगी। और इस बात को सही माना सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस प्रकार के बहुत से, आप कह लो, जो अमेंडमेंट सरकार ने अप्रूव किए थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी। अब लोग नाराज है, लोग बोल रहे हैं कि यार आईपीसी के अंदर अलग प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अलग प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 27 जुलाई का जो पीएमएलए का ऑर्डर है इसको हम दो काउंट्स में रिव्यू करेंगे। वो दो काउंट क्या है? पहला काउंट तो ये है कि क्या इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की एक कॉपी मिलनी चाहिए एक्यूज्ड को, और दूसरा बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इनोसेंस ऑन टू द शोल्डर्स ऑफ द एक्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल ने मान लो रेप किया या मर्डर किया, तो उस केस में पुलिस को प्रूव करना है कि उसने रेप और मर्डर किया। या अगर वो इंडिविजुअल कोर्ट में खड़े होकर बोल दे मैंने रेप मर्डर किया है, इससे नहीं चलेगा। पुलिस को ऑन बेसिस ऑफ सबूत, गवाह, ये प्रूव करना पड़ेगा जज साहब के सामने कि हाँ भाई इसने रेप और मर्डर किया है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव, जो विक्टिम है, विक्टिम तो नहीं, जो एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड बोल दे कि हाँ भाई मैंने काम किया है। क्योंकि एक्यूज्ड को तो पुलिस वाले धपड़ी आके बोल देंगे कि बोलो नहीं तुमको बहुत मारेंगे, तुम्हारे घर वालों को परेशान करेंगे। तो सिर्फ एक्यूज्ड के बोलने से काम नहीं बनेगा, पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम लगाया गया, तब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट हो। तो इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में बोला जा रहा है कि इंडियन पीनल कोड में अलग काम हो रहा है, पीएमएलए में अलग काम हो रहा है, खासकर तब जब पीएमएलए के अंदर जो सजा का प्रावधान है वो बहुत सारे केसेस में आईपीसी से कम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इस पर्टिकुलर फैसेट को भी देखेंगे कि भाई पीएमएलए के अंदर इल्जाम लगाया गया तो प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी, ओवरऑल प्रोसिक्यूशन के ऊपर या एक्यूज्ड के ऊपर। तो दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट यहां पे रिव्यू करेगा। एक तो ईसीआईआर की कॉपी देनी है एक्यूज्ड को, नहीं देनी। दूसरा, इल्जाम हुआ है मतलब क्राइम हुआ है, इस बात को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी, एक्यूज्ड के ऊपर आएगी या प्रोसिक्यूशन के ऊपर आएगी। तो इन दो बातों पे रिव्यू होगा, एनवी रमन्ना साहब ने बोला है। बाकी चीजों पे रिव्यू नहीं होगा। एनवी रमन्ना साहब ने साफ साफ बोल दिया कि पीएमएलए के अंदर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव नोबल है, तो हम इन दो चीजों पे रिव्यू करेंगे। सरकार के बिहाफ पे यहां पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब आए। इन्होंने बोला कि जुलाई 27 को जो भी जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सही था, इसको यहां पे रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। रिव्यू करने से बहुत सारे रेपरकशंस हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना बहुत जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से इंडिया के अंदर टेररिज्म होता है, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग के एस्पेक्ट्स में हम दूसरी कंट्री से मदद नहीं पा पाएंगे अगर इस प्रकार के लॉस को रिव्यू किया जाता है, वगैरह वगैरह। सरकार बहुत सारे फैसेट्स पे इस चीज को अपोज भी कर रही है। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट यहां पे दोबारा क्या डिसीजन देता है। तो जस्टिस एम खानविलकर साहब ने 27 जुलाई को जो जजमेंट दिया था, उस जजमेंट के अगेंस्ट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दो एस्पेक्ट्स में हम चीजों को रिव्यू करेंगे। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला, जीएस पेपर 2 बायलेटरल एग्रीमेंट्स। इंडिया बांग्लादेश होल्ड मिनिस्ट्रियल लेवल मीट ऑन वाटर शेयरिंग। देखिए क्या है, तीस्ता, गंगा और बाकी रिवर्स को लेके एक मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग होने वाली है ज्वाइंट रिवर कमीशन की। बांग्लादेश की तरफ से आ रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वाटर रिसोर्सेज जहीद फारूक, इनके साथ 17 मेंबर का डेलीगेशन है, और इंडिया की तरफ से है शेखावत साहब। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के बहुत सारे ऑफिशियल्स यहाँ पे होंगे, बांग्लादेश की मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स यहाँ पे वाटर शेयरिंग मैनेजमेंट के ऊपर बातचीत होगी, ज्वाइंट रिवर कमीशन किस प्रकार से काम होगा इसके ऊपर बातचीत होगी। आप कह सकते हो कि 2010 के बाद ये जेआरसी की मीटिंग अपने आप में बड़ा मूवमेंट है। रीजन भी कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी इंडिया में आने वाली 3 दिन के लिए 5 सितंबर को, तो इनके आने से पहले हो सकता है कि किसी ट्रीटी को साइन करने के लिए बैक एंड टॉक्स हो रहे हो, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी शेख हसीना जी की सरकार के सामने इलेक्शंस आने वाले हैं। तो अगर इस समय पे कोई अच्छी डील हो जाती है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, तो शेख हसीना के लिए इलेक्शन जीतना बांग्लादेश में आसान हो जाएगा। और माइंडेड, शेख हसीना अगर इलेक्शन जीतती हैं बांग्लादेश के अंदर, तो इंडिया के लिए बहुत प्रो होगा, क्योंकि जो अगेंस्ट में है शेख हसीना के, खालिदा जिया, वो बहुत हद तक एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान है। तो बांग्लादेश के अंदर इंडिया की गुडविल के लिए शेख हसीना का इलेक्शन जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है।
फिर तीस्ता रिवर डिस्प्यूट के रिस्पेक्ट में भी बातचीत होगी। देखो, तीस्ता रिवर के रिस्पेक्ट में सितंबर 2011 में भी मनमोहन सिंह जी एक डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर चुके थे बांग्लादेश के साथ। लेकिन जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी जी, उन्होंने रोड़ा लगा दिया। उन्होंने बोला कि तीस्ता का एक्स्ट्रा पानी नहीं जाना चाहिए बांग्लादेश में। तो इस कंटेक्स्ट में उस समय पे डील थोड़ी इफेक्ट हो गई थी। इस बार हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो पता चलेगा आगे बातचीत में। फिर अगली न्यूज, बॉर्डर पैक्ट्स को साइड करते हुए चाइना क्या बोल रहा है कि जो इंडिया यूएस की ड्रिल हो रही है उत्तराखंड में चाइना बॉर्डर से 100 किलोमीटर की रेंज में, ये गलत है। इससे इंडिया बॉर्डर पैक्ट्स को वायलेट कर रहा है। चाइना भाई अपने हिसाब से चीजें देखता है। 2020 में इन्होंने एग्रेशन किया, इंक्रोचमेंट किया इंडियन टेरिटरी के अंदर, नो मैन्स लैंड को घुस के कब्जाया इन्होंने यहाँ पे। और उसके बाद इंडिया दुनिया भर में चिल्लाता रह गया कि बॉर्डर एग्रीमेंट्स वायलेट हुए 1993 का, 1996 का, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जब इंडिया यूएस बायलेटरल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो पीएलए के सीनियर कर्नल टान केफेई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है, वो बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी मिडल करे चाइना इंडिया बॉर्डर इशू में। चाइना इंडिया बॉर्डर इशू एक बायलेटरल एफर्ट है, हम तीसरी कंट्री नहीं चाहते। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना ने बहुत सारे साइमल्टेनियस फ्रंट खोल रखे हैं। एक तो साउथ चाइना सी में अक्सर कर चाइना लड़ता रहता है, दूसरा ताइवान को लेके एक इशू है, तीसरा आगे यहां पे देख लीजिए तो ओवरऑल इंडिया के साथ ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इशू। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इशू बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वायलेंस होता है तो चाइना के नाको चने चप जाएंगे। ताइवान के अंदर अगर मान लो कल की डेट में चाइना अटैक करता है तो ताइवान के ऊपर कब्जा कर सकता है। अगर कोई दूसरी वेस्टर्न कंट्री मदद के लिए नहीं आई, जो कि नहीं आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ताइवान को कब्जा लेगा चाइना। यूक्रेन जैसा डिफेंस शायद ताइवान ना दे पाए, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन किया तो चाइना को भी पता है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस कंटेक्स्ट में यूएस की आर्मी इंडियन बॉर्डर के पास आ रही है तो चाइना क्या बोल रहा है, बॉर्डर एग्रीमेंट्स वायलेट हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से चाइना को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। चाइना को भी पता है कि ये इंडिया की तरफ से एक प्रेशर टैक्टिक्स है, युद्ध अभ्यास करवाना उत्तराखंड के अंदर। हो सकता है कल की डेट में लद्दाख में भी युद्ध अभ्यास अनाउंस हो जाए। लेकिन ओवरऑल देखिए, 1993 और 1996 के एग्रीमेंट में यह जरूर लिखा हुआ है कि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, और ऑलरेडी चाइना इस पर्टिकुलर फैक्ट को तोड़ चुका है ये इंक्रोचमेंट करके। 2020 में जो इंक्रोचमेंट किया है चाइनीज की पीपल लिबरेशन आर्मी ने, इससे एक बात क्लियर हो चुकी है कि इंडिया के एप्रीहेंशंस को तोड़ा है, इंडिया के जो भी असर्शंस है उनको इग्नोर किया है चाइना ने। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया ने भी यहां पे अपनी तरफ से एक स्टेप लिया और यूएस की आर्मी को यहां पे बुला एक्सरसाइज देने के लिए। टेक्निकली और लीगली इंडिया यहां पे कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। हालांकि असर्टिवनेस की अगर बात की जाए तो चूंकि चाइना ने हमारे इंटरेस्ट को इग्नोर किया है, तो हम चाइना के इंटरेस्ट को यहां पे इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि इस यूएस एक्सरसाइज से चाइना के ऊपर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, इस बात के चांसेस कम है। यूएस के साथ एक्सरसाइज करने से चाइना अपने पोजीशन से पुल बैक कर पाएगा, फिर से नो मैंस लैंड को रीस्टोर कर देगा, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है भाई, 2020 में ऑलरेडी गलवान वैली क्लैश हो चुका है, 16 राउंड्स ऑफ कॉप्स कमांडर टॉक हो चुके हैं। जयशंकर साहब बोल चुके हैं कि भाई चाइना इंडिया के रिश्ते बहुत खराब हैं, ओवरऑल एक्सट्रीमली बैड फेज से चल रहे हैं। बट इन सब बातों से चाइना को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाइना को लगता है कि इस समय पे इंडिया चाइना के ऊपर इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इंडिया की इकोनॉमी सोवरेनिटी से पूरे डिसीजन नहीं ले सकती, इसलिए इस बात का चाइना अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से फायदा उठा सकता है। इंडिया जो जो भी तरीके कर सकता है, ऐप के ऊपर बैन लगा दिया, डिफेंस एक्सरसाइजेस कर लिए लेसी के पास, इंडिया अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अब ये तरीके कितने पोटेंट होंगे चाइना के अगेंस्ट, ये तो देखिए समय ही बताएगा। आ जाते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। फ्रीबीज के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे बातचीत नहीं कर रहा हूं। ओके, जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है। पहले आर्टिकल पे आ जाते हैं ट्राई कलर कैंपेन। इसको शमशुल इस्लाम साहब ने लिखा। देखिए, अब तक अगर लाइक का बटन नहीं दबाया हो तो जरूर दबा दीजिएगा, याद दिलाना पड़ता है, जरूरी है वो भी। तो शमशुल इस्लाम साहब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अब ये यहाँ पे आरएसएस और हिंदू महासभा की बुराई कर रहे हैं नेशनल फ्लैग के रिस्पेक्ट में, अभी की सरकार को किससे जोड़ के, आरएसएस से जोड़ के। देखिए, आपको पता होना चाहिए बीजेपी की करंट सरकार को बहुत हद तक आरएसएस से जोड़ा जाता है। मोदी जी और अमित शाह जी के लिए नाम लिया जाता है कि आरएसएस से जुड़े थे। तो अब इस कंटेक्स्ट में शमशुल इस्लाम क्या बोल रहे हैं कि रिसेंटली भारत सरकार ने लॉन्च किया हर घर तिरंगा कैंपेन। 13 से 15 अगस्त के बीच में देश के 24 करोड़ होम्स में तिरंगा फैलाया जाए, इस बार को इंश्योर किया भारत सरकार ने। लेकिन शमशुल इस्लाम साहब बोल रहे हैं कि जो बीजेपी का जो आइडियोलॉग है, जो सरकार का आइडियोलॉग है आरएसएस, आरएसएस तो हमेशा से ही भारतीय झंडे के खिलाफ था, नेशनल फ्लैग के खिलाफ था। 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, उसके बाद से वो भारतीय झंडे के खिलाफ है, ऐसा इनका बोलना है। आरएसएस और हिंदू महासभा के जो आर्काइव्स हैं, वहां पे कई ऐसे पब्लिकेशंस मिल सकते हैं, मिल चुके हैं, जो नेशनल फ्लैग के अगेंस्ट बात करते हैं।
इनफैक्ट अगर आप देखो तो शमशुल इस्लाम साहब ये बोल रहे हैं कि नेशनल यूनिटी और स्ट्रगल के लिए जब भी कोई एक्टिविटी की गई प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में तो आरएसएस और हिंदू महासभा ने इसको अपोज किया। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आज की डेट में और आजादी से पहले चीजें बहुत अलग थी। आजादी से पहले कहीं ना कहीं गड़बड़ थी दोस्तों। आजादी से पहले नो डाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी, और आज की इंडियन नेशनल कांग्रेस से उस समय की इंडियन नेशनल कांग्रेस को कंपेयर मत करो। उस समय पे महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे। आज की डेट में ऐसा कोई भी नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, ये मैं क्लियर कर दूं आपको, ठीक है। वो लोग थे जिन्होंने डंडे खा के देश को आजाद कराया। वो लोग थे जो जाने कितने दिनों तक, सालों तक जेल में पड़े रहे। तो वो दिग्गज लोग थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े थे वो। तो अब ये मत जोड़ लेना कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आज के इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स, फर्क है दोनों में। तो अब समझिए, आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, और उस देश की आजादी में बहुत सारे लोग रोड़ा डाल रहे थे, जिसमें मुस्लिम लीग भी आती थी, बहुत सारी और मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज आती थी, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी आती थी, आरएसएस हिंदू महासभा भी बहुत बार यूनियन इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिसाब से बातचीत नहीं करती थी। क्विट इंडिया मूवमेंट और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ नहीं दिया इन ऑर्गेनाइजेशंस ने। और कई बार अगर आप देखो तो झंडे का भी अपमान किया गया। जैसे कि यहाँ पे शमसुल इस्लाम क्या बोल रहे हैं कि 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ और जनवरी 26 को इंडिपेंडेंस डे यहां पे डिक्लेयर किया गया और ट्राई कलर को सैल्यूट किया गया, उस समय पे जो संघर्ष चालक थे और फाउंडिंग सुप्रीमो थे आरएसएस के, उन्होंने सर्कुलर इश्यू किया 21 जनवरी 1930 को, और बोला कि नेशनल फ्लैग की पूजा मत करो, भगवा झंडे सैफ्रॉन फ्लैग की पूजा करो। फिर बेसिकली अगर आप देखो तो संडे 26 जनवरी 1930 को सारे शखास जो कि आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे उनसे बोला कि भगवा ध्वज की आप मानो, नेशनल फ्लैग को मत मानो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब नेशनल फ्लैग रिलीज किया, इसको अपोज कर रहा था आरएसएस। अब ये बात दोस्तों 1929 1930 की हो रही, कहीं ना कहीं शमशुल इस्लाम साहब सही लिख रहे हैं, बट उस समय के टाइम में और आज के टाइम में फर्क है। उस समय पे अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से फ्लैग को अपोज किया गया, इसका मतलब आज भी नहीं कि आज भी अपोज किया जाएगा। तो ये बात सही है कि पास्ट में ओवरऑल आरएसएस ने कहीं ना कहीं नेशनल फ्लैग को नहीं माना था, वो अपने भगवा ध्वज को मानते थे। उस समय पे कुछ पॉलिटिकल डिसेंशंस रहे होंगे, बट आज की डेट में भी आरएसएस के जो लीडर्स हैं वो नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करे, ऐसा कहीं देखने को मिला नहीं, और करेंगे तो ओवरऑल बहुत हेट भी पड़ेगा। फिर बात कर रहे हैं कि आरएसएस की नागपुर में 14 जुलाई 1946 को मीटिंग हुई और इन्होंने फिर से बोला कि सैफ्रॉन फ्लैग भारतीय कल्चर का एक पार्ट है, हम नेशनल फ्लैग को नहीं मानते। तो कुल मिला के आरएसएस हिंदू महासभा ने कब कब ओवरऑल आजादी से पहले और कुछ समय तक आजादी के बाद भगवा फ्लैग को प्रमोट किया, नेशनल फ्लैग को डिसप्रमोट किया, इसके बारे में यहां पे बात की जा रही। तो शमशुल इस्लाम साहब यहां पे आज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ सरकार नेशनल फ्लैग कैंपेन प्रमोट कर रही है और दूसरी तरफ सरकार का जो आइडियोलॉजिकल मेंटर है आरएसएस, वो हमेशा से फ्लैग को अपोज करता हुआ, लेकिन उस समय अपोज कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी अपोज कर रहा है। तो ये ओवरऑल एक कह सकते हैं व्यू पॉइंट है शमशुल इस्लाम का, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। शमशुल इस्लाम इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि पहले हमेशा से आरएसएस ने नेशनल फ्लैग के अगेंस्ट बात की, लेकिन अब देखिए उस समय पे नेशनल फ्लैग के अगेंस्ट बात की और आज भी वही स्टैंड है, ये तो कहीं नहीं लिखा है ना। अगला, क्या इंडिया को अपनी रोहिंग्या पे पॉलिसी बदलनी चाहिए? यहाँ पे मीनाक्षी गांगुली, विवेक काटजू और ओवरऑल सुहासिनी हैदर जी अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं। देखिए, रोहिंग्या की पॉलिसी को लेके मीनाक्षी गांगुली का अलग व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है, विवेक काटजू का अलग व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है। जब मीनाक्षी गांगुली से पूछा गया कि रोहिंग्या के रिस्पेक्ट में इंडिया की पॉलिसी कैसी है आपके हिसाब से, देखिए क्या बोल, ये बोल रही है कि इंडिया में पॉलिसी और पॉलिटिक्स अलग अलग चीजें हैं। ओवरऑल रिफ्यूजी प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में पास्ट में इंडिया की पॉलिसी बहुत अच्छी रही है। हमने तिब्बतंस को शरण दी है, श्रीलंकन्स को शरण दी है, अफगानों को शरण दी है, भूटानीज को शरण दी है, म्यांमार से भी बहुत सारे आप कह लो रिफ्यूजीज आए, हमने उनको भी शरण दी है। भले हमने यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया है, बट फिर भी ओवरऑल हम रिफ्यूजीज को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन गांगुली जी यहां पे ये बोल रही है कि हमने रोहिंग्यास को इसलिए प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया है क्योंकि वो मुस्लिम है, और अभी की जो सरकार है वो मेजॉरिटी हिंदू की बात करती है। तो चूंकि ये मेजॉरिटी हिंदू की बात करती है तो ये मुस्लिम्स को कभी भी इंडिया के अंदर आने नहीं देगी। और यहां पे गांगुली जी ये भी बोल रही हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से यह बात प्रूव हो चुका है कि जो अभी बीजेपी की सरकार है वो हिंदूज को आने देना चाहती है, बट मुस्लिम्स रोहिंग्यास को आने नहीं देना चाहती। तो आप कह सकते हो कि यहां पे मीनाक्षी गांगुली जी का जो व्यू पॉइंट है वो बहुत ज्यादा एंटी बीजेपी है,
ये कहने की बीजेपी बिल्कुल हर पॉइंट में गलत कर रहा हूं। हालांकि मैं आपको एक फैक्ट चेक यहां पे बता देता हूं। बहुत सारे हिंदू इमिग्रेंट्स जो कि पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए थे, वो सौ की तादाद में वापस पाकिस्तान में लौट गए। लंबे समय तक उन्होंने यहां पे एप्लीकेशन दी। भारत सरकार ने बोला कि पाकिस्तानी एम्बेसी से एनओसी लेके आओ। पाकिस्तानी एम्बेसी में एनओसी के पैसे ज्यादा लग रहे थे। ओवरऑल भारत सरकार ने प्रोसीजर को यहां पे सिंप्लीफाई नहीं किया। बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदूज पाकिस्तान वापस लौट गए इंतजार करते करते। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार ने बनाया जरूर है, पर उससे रिलेटेड कोई नियम कानून अभी बने नहीं है। तो टेक्निकली और लीगली हिंदुओं को भी इंडिया के अंदर सिटीजनशिप मिलनी अभी शुरू हुई नहीं है। लेकिन मीनाक्षी गांगुली जी का यहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा एंटी स्टैब्लिशमेंट है। वो क्या कह रही है कि नहीं भाई, रोहिंग्या मुस्लिम है इसलिए सरकार घुसने नहीं दे रही है, हिंदूज को सरकार घुसने दे रही है इंडिया के अंदर। ठीक है, इनका व्यू पॉइंट है। विवेक काटजू साहब का यहाँ पे क्या व्यू पॉइंट है? विवेक काटजू साहब का यह बोलना है कि भाई देखिए, अगर इंडिया की रिफ्यूजी के रिस्पेक्ट में रिपोर्ट की बात की जाए तो हमने कोई इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट साइन नहीं किया, तो हम लीगली कहीं पे लायबल नहीं है कि नहीं भाई हमको इतने लोगों को तो एंटरटेन करना ही है। लेकिन लेकिन यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब ये पहले भी इंडिया को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप ओवरऑल लोगों को एंटरटेन करिए, खासकर रोहिंग्यास को एंटरटेन करिए। लगभग 40,000 रोहिंग्यास इंडिया के अंदर है। अब विवेक काटजू साहब बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर तो 40,000 रोहिंग्यास हैं, कुछ और कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, मलेशिया, यहां पर लाखों की तादाद में रिफ्यूजीज है। सऊदी अरेबिया में 1973 में किंग फैजल साहब ने बोला था कि इन रिफ्यूजीज को फुल और इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन आज की डेट में जहां जहां पे भी रोहिंग्यास हैं, फुल इक्वल ट्रीटमेंट उतना मिल नहीं पा रहा है। चाहे रोहिंग्यास बांग्लादेश की बात कर लो, चाहे सऊदी अरेबिया की बात कर लो, चाहे पाकिस्तान की बात कर लो, चाहे कहीं और भी बात कर लो, हर जगह रोहिंग्यास के अगेंस्ट एक्शन हुए। तो ये बोल देना कि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र के चलते मुस्लिम रोहिंग्यास को यहां पे जगह नहीं मिल रही है, यह बोलना गलत होगा। क्योंकि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में भी रोहिंग्यास के अगेंस्ट इल्जाम निकल के आ रहे हैं कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉपर रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला है, सारे राइट्स नहीं मिले। और बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज है। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी इन मुस्लिम रिफ्यूजीज को प्रॉपर तरीके से जगह नहीं मिली है। तो इस बात के बेसिस पे इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाना कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है इसलिए हम मुस्लिम रिफ्यूजीज को जगह नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत स्टैंड होगा। विवेक काटजू साहब यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस विवेक काटजू साहब यहाँ पे एक और बात बोल रहे हैं, इंडिया के सामने कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी सेंट्रल एशियन ओरिजिन उज्बेकिस्तान का एक टेररिस्ट रशिया में धर लिया गया, उसको इंडोक्ट्रिनेट किया गया था इस्लामिक स्टेट के द्वारा, और ओवरऑल वो इंडिया के अंदर सुसाइड अटैक करने आ रहा था। तो अगर इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे रिफ्यूजीज जो कि इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, जिनकी इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है, उनके एजुकेशनल पैरामीटर्स अच्छे नहीं है, अगर वो बड़ी तादाद में इंडिया में सेटल होते हैं, तो इस्लामिक स्टेट के लिए भारत सरकार के को टारगेट करना काफी आसान हो जाएगा, भारत को टारगेट करना काफी हो जाएगा, या फिर कह लो बाकी किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को टारगेट करना आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर एक ऐसी कम्युनिटी जैसे रोहिंग्याज है, अब मान लो इंडिया के अंदर परमानेंटली सेटल हो गया, अब जल्दी उनको ह्यूमन राइट्स मिल पाएंगे, सोशल राइट्स मिल पाएंगे, इस बात के चांसेस देखिए थोड़े कम है। तो इस कंटेक्स्ट में यहां पे भुखमरी के चलते, गंदी एजुकेशन के चलते इनको इंडोक्ट्रेट करना, रेडिकलाइज करना आसान हो सकता है। तो उस कंटेक्स्ट में इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ी क्राइसिस हो सकती है। प्लस ओवरऑल, अगर क्या हमारे देश के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इतनी बड़ी आबादी को रहने की जगह दे सकें, खाने पीने के लिए सामान दे सकें? हमारे देश में ऑलरेडी भुखमरी, गरीबी बहुत ज्यादा है। तो इस भुखमरी, गरीबी के अंदर क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में हम लोगों को एंटरटेन कर सकें? तो जवाब ना में निकल के आता है। ठीक है ना? फिर यहाँ पे भाई मीनाक्षी गांगुली साहब का जो व्यू पॉइंट है वो तो मैं आपको यहाँ पे बता ही चुका हूं। फिर एक इशू ये भी उठता है कि अब म्यांमार के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि भाई आपके तरफ से जो भी लोग आए इनको वापस ले लो। म्यांमार की सरकार इनको यहाँ पे एंटरटेन करने को तैयार नहीं। म्यांमार का सिंपल व्यू पॉइंट है कि भाई ये तो हमारे लोग हैं ही नहीं। रोहिंग्यास को म्यांमार का सिटीजन तक मानने से वहां की स्टैब्लिशमेंट ने मना कर दिया है। तो इस कंटेक्स्ट में हम इन लोगों को वापस नहीं भेज पा रहे। रिसेंटली एक लेडी थी हसीना नाम की, वो म्यांमार की थी, इसको जबरदस्ती डिपोर्ट कर दिया गया इसके फैमिली मेंबर्स के बिना। तो ऐसा बोला गया कि इंडिया ने नाउन रिफॉल्वमेंट का जो प्रिंसिपल था यूनाइटेड नेशंस का, उसको मतलब वायलेट किया है। मतलब क्या है नाउन रिफॉल्वमेंट का? मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक रिफ्यूजी दूसरी कंट्री से आया है और अगर उसको उसकी कंट्री में वापस भेजा जाता है, उसकी जान को खतरा है, तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा वापस जाने के लिए। इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। मतलब कि आप एक इंडिविजुअल को जबरदस्ती उसकी कंट्री में भेजने के लिए फोर्स नहीं करोगे अगर उसकी जान को खतरा है तो।
ठीक है, लेकिन इस हसीना को डिपोर्ट करके इंडिया ने नॉन रिफॉलमेंट के प्रिंसिपल को वायलेट किया है। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि ओवरऑल इन लोगों को इनके कंट्रीज में वापस भेज दिया जाए, लेकिन भेजना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत सरकार ही कोशिश कर रही है, यूके ने भी बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स थे जो कि रवांडा और ऐसी बहुत सारी आप कह लो कंट्रीज से आ रखे थे, जिनको जबरदस्ती यहां पे ओवरऑल रिपैट्रिएट किया उनकी कंट्री में। उसके लिए यूके सरकार ने थोड़ा बहुत पैसा भी यहां पे दिया है। तो भारत सरकार को एक्चुअली में यहां पे करना क्या चाहिए? मीनाक्षी गांगुली जी तो बोल रही है कि नहीं भाई, आप यहाँ पे रहने की जगह दो, जितने भी रोहिंग्यास हैं उनको यूएन रिफ्यूजी कमीशन के हिसाब से रहने की जगह दो, ओवरऑल उनको यहाँ पे खाने पीने के लिए पैसा दीजिए, मतलब उनको प्रॉपर तरीके से सारे आप एवेन्यूज अवेलेबल कराओ। ये मीनाक्षी गांगुली जी का व्यू पॉइंट है। विवेक काटजू जी का व्यू पॉइंट ये है कि भाई हम बातचीत करें लाइक माइंडेड कंट्री, जैसे बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने एक बड़ी तादाद में ओवरऑल इन रोहिंग्यास को रहने की जगह दी है। तो ऐसे केस में हम बांग्लादेश से बातचीत करके भारत सरकार थोड़ा पैसा बांग्लादेश को दे दे, ताकि बांग्लादेश के अंदर इन रोहिंग्यास को प्रॉपर तरीके से सेटल वगैरह किया जा सके। इस प्रकार का कोई एक मिडिल एग्रीमेंट इंडिया ढूंढ सकता है। तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही है। आपके क्या व्यू पॉइंट है इस पर्टिकुलर रोहिंग्या इशू को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, फिर तमिलनाडु में एलजीबीटी के राइट्स को लेकर कुछ हुआ है। देखिए क्या हुआ है कि तमिलनाडु के अंदर एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो अब यहां पे नामों को स्टैंडर्डाइज किया गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट ने क्वेयर के लिए तमिल में नाम दिया है पाल पुदुमैया, ट्रांसजेंडर के लिए नाम दिया मुरुविया पालिनम, इंटरसेक्स के लिए नाम दिया इदय पाल, फिर एक जेंडर नॉन कंफर्मिंग पर्सन के लिए नाम दिया पालिना अदयला ग्लोगुदम ओथोपोगथवार। आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं, बट ओवरऑल तमिलनाडु के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर इशू हुआ है और बोला है कि भाई एलजीबीटी कम्युनिटी के जो भी मेंबर्स है तमिलनाडु के अंदर, उनको इन इन नामों से बुलाया जाएगा। तो अपने आप में इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के आइसोलेशन को खत्म करने के लिए, इसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए तमिलनाडु की सरकार के द्वारा यहां पे एक स्टेप लिया गया। लेकिन क्या इस प्रकार के स्टेप से इनके अगेंस्ट आइसोलेशन खत्म हो सकता है? अभी रिसेंट की बात है, मद्रास हाईकोर्ट के अंदर एक सेम सेक्स कपल ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए गुहार लगाई। बोला कि सेम सेक्स कपल के ओवरऑल जो घर वाले हैं वो पीछे पड़े हुए हैं, इनकी जान को खतरा है, तो भाई हमें बचा लो। तो जो जस्टिस वेंकटेश थे मद्रास हाईकोर्ट के, उन्होंने बोला कि भाई मुझे इनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए अपना व्यू पॉइंट भी थोड़ा बहुत बदलना पड़ा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो हाई कोर्ट ने भी पुलिस के लिए, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्रीज के लिए, राज्य के लिए, स्टेट के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू किए कि हाँ भाई एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर को आप किस प्रकार से देखोगे। फरवरी में हाई कोर्ट ने, मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को ओवरऑल इस चीज के लिए ऑर्डर इशू किया कि भाई एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनके नाम को आप यहां पे लिस्ट करिए। तो बेसिकली अगर आप देखो तो मद्रास हाईकोर्ट यहां पे एक्शन में, सुप्रीम कोर्ट यहां पे एक्शन में, ओवरऑल मद्रास की हाईकोर्ट यहां पे एक्शन में। अगर सच में एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट फोबिया हटाना है, इनको इक्वल राइट्स देने हैं, आर्टिकल 21 के अंदर जो भी राइट एक इंडियन सिटीजन के पास है वो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के पास लगाने हैं, पहुंचाने हैं, तो एक कंसर्टेड एफर्ट डालना पड़ेगा। और वो कंसर्टेड एफर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी हाई कोर्ट, लोग, एनजीओ, आइडियोलॉजी के चेंजेस से होगा। ये बात यहां पे ओवरऑल बताई जा रही है। सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर राज्य के डिपार्टमेंट के द्वारा नाम को स्टैंडर्डाइज करने से आइसोलेशन यहां पे खत्म होने वाला नहीं है। आइसोलेशन को खत्म करने के लिए आपको अपने व्यू पॉइंट, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और फाइनली रशिया यूक्रेन को लेके 6 महीने से जंग चल रही है। फरवरी से जंग शुरू हुई है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा हो चुका है। ओवरऑल हम 7वें महीने में पहुंच चुके हैं। शुरू में तो रशिया बहुत तेजी में घुसा, कीव पे भी अटैक कर दिया, खरकीव पे भी अटैक कर दिया, फिर वापस खींच लिए, साउदर्न यूक्रेन पे बहुत हद तक कब्जा कर चुके हैं। अब सीधे सीधे ग्राउंड असॉल्ट तो नहीं कर रहा है, बट बॉम्बिंग कर रहा है। अभी रिसेंटली ट्रेन स्टेशन पे बॉम्बिंग की यूक्रेन के इंडिपेंडेंस के दिन। अब वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस तो लगा दिए, बट विंटर्स आने वाले हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड को डर डर है कि अगर रशियन गैस नहीं आई तो काम कैसे यहां पे बनेगा। रशिया को काफी नुकसान बताया जा रहा है। ओवरऑल रशिया की जो इकोनॉमी है वो टूट रही है सैंक्शंस के चलते। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि रशिया को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के नेचुरल रिसोर्सेस मिल गए हैं, जिसको आगे आने वाले डेकेड्स तक बेच के रशिया पैसा कमाएगा। ये रिसोर्सेज यूक्रेनियन जमीन पे थे, अब वो जमीन रशिया की हो चुकी है। अब यूक्रेनियन लड़के वो जमीन वापस ले ले, देखिए इस बात के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, जब रशिया ने मल्टी एक्सेस असॉल्ट किया था, यूक्रेन ने खतरनाक जवाब दिया, तो रशिया को पुल बैक जरूर करना पड़ गया, लेकिन रशिया एक बड़े इलाके को कब्जा चुका है।
इस बड़े इलाके को कब्जाने के चलते यूक्रेन के पास से बहुत सारे रिसोर्सेज जा चुके हैं। यूक्रेन लड़के इन रिसोर्सेज को वापस ले पाएगा, जमीन को वापस ले जाएगा, चांसेस कम है। अभी भी क्रीमिया और खेरसॉन जो बेसिस है रशिया के, उसके ऊपर यूक्रेन बॉम्बिंग कर रहा है। बेटर ये रहेगा कि ये सब बॉम्बिंग बंद हो, बैठ के यहाँ पे बातचीत हो। देखिए, रशिया को जो गेन्स करने थे ऑलमोस्ट वो कर चुका है। अब रशिया ग्राउंड लेवल पे असॉल्ट नहीं कर रहा, बम से रिस्पॉन्स दे रहा है। अब अगर यूक्रेन यहां पे जंग को रोक देता है तो यूक्रेन इस बात को मान लेगा कि ठीक है भाई, जितनी जमीन हमारी चली गई जाने दो। लेकिन यूक्रेन वो भी तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता ना। तो यूक्रेन कह रहा है कि हमें वेपन्स देते रहो, हम लड़ते रहेंगे अपनी जमीन के लिए। लेकिन इस लड़के भी जमीन वापस मिल जाएगी, इस बात के चांसेस कम है। इसलिए यूएन मीडिएटेड यहां पे एक एग्रीमेंट होना चाहिए, बैठ के सारे लीडर्स को बात करना चाहिए। लेकिन यूक्रेनियन लीडर्स के बैठ के बात करने का मतलब ये हो जाएगा कि जितनी भी टेरिटरी इतनी गई है उसको रिकॉग्नाइज कर लेना। तो लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या निकल के आता है। तो ये था आज का एडिटोरियल और करंट डिस्कशन। दोस्तों आज बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, जो बिल्कुल जिस्ट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए।